चैप्टर नंबर 3.2 के लिए ये थ्योरम हमें काम आएगा, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। इफ टू सर्कल्स टचेस ईच अदर देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। मतलब क्या है कि दो सर्कल अगर आकर एक दूसरे को टच करते हैं एक ही पॉइंट पर, वो या तो एक्सटर्नली करेंगे या तो इंटरनली। तो जिस पॉइंट पर वो टच कर रहे हैं, अगर इनके सेंटर को ज्वाइन किया गया है, ज्वाइन कर दिया जाए, तो उसी लाइन पर वो पॉइंट भी आएगा। दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं, एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जैसे ये दोनों कहां पर आकर मिल रहे हैं, पॉइंट सी पर, तो इनके सेंटर को ज्वाइन होने वाली लाइन पर ही वो पॉइंट सी आएगा। क्लियर है क्या? जैसे यहां पर भी अगर देखो, बड़ा जो सर्कल है उसका सेंटर है ए, छोटा जो सर्कल है उसका सेंटर है बी। ये दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर एक्सटेंड किया जाए तो वो जाके सी को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन सी है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा वो इसी लाइन पर रहेगा, जो लाइन हम लोग दोनों सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं उस पर। अब ये बड़ा वाला जो रेडियस है उसको R1 कंसीडर करते हैं, छोटा वाला जो रेडियस है उसको R2 कंसीडर करते हैं। और अगर हमें सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जैसे इस सर्कल का सेंटर है A और इस सर्कल का सेंटर है B, अगर हमें A से B तक का डिस्टेंस निकालना है तो हमें ये दोनों रेडियस को ऐड करना पड़ेगा। जैसे डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये कब होगा? जब सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे हो। अगर इंटरनली सर्कल टच होते हैं और ये दोनों सेंटर का डिस्टेंस हमें अगर निकालना हो, जैसे ए सर्कल का, सॉरी, बड़े वाले सर्कल का सेंटर ए, छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, उनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है इंटरनली टच होने वाले सर्कल पे, तो यहाँ पर पूरे रेडियस में से ये रेडियस सेपरेट कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ऑफ ए बी होगा वो होगा R1 माइनस, इसमें कंडीशन ये है कि R1 हमेशा ग्रेटर होना चाहिए और R2 हमेशा स्मॉलर होना चाहिए। अगर आप लोग R2 को ग्रेटर ले लेते हो लिखते वक्त, तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा R2 माइनस R1। R1 को ही हमेशा ग्रेटर लो, इजी रहेगा फॉर्मूला याद करने के लिए। एक्सटर्नली टच हो रहे हो तो R1 प्लस R2, इंटरनली टच हो रहे तो दोनों कंडीशन में R1 ग्रेटर होना चाहिए। क्लियर है? फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1, टू सर्कल्स having radii 3.5 cm and 4.8 cm touches each other internally, then find the distance between their centers। दो सर्कल है जो एक दूसरे को कैसे टच हो रहे हैं, तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहां फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। अब मैंने बताया था R1 आपको हमेशा ग्रेटर लेना है और R2 हमेशा स्मॉलर। तो यहां पे लिख दो लेट R1 इज इक्वल टू, बड़ा कौन सा है उसमें, 4.8 एंड R2 इज इक्वल टू, हाँ तो बस वैल्यू पुटअप करो। R1 की वैल्यू 4.8, R2 की वैल्यू 3.5, दोनों को सेपरेट करेंगे तो 1.3। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस? बस यही आंसर है, 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वन देखो आता है क्या। इफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, देन ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस सर्कल, दिस टचिंग सर्कल्स विथ ईच अदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। दो सर्कल है जिसमें रेडियस दिया है, जो ड्रॉ करना है हमें। लेट R1 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला रेडियस है उसको 4 कंसीडर कर रहे हैं, जो छोटा रेडियस है उसको 2.8। अब हमें कंस्ट्रक्शन बोला है, ड्रॉ बोला है, तो आप राउंडर पे 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो और नोटबुक के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एक सर्कल ड्रॉ कर लो जो 4 सेंटीमीटर का हो। इसको नेम दे दो AO। एक 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो, राउंडर पर किसी पॉइंट पर रखो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा नोटबुक में, और एक सर्कल ड्रॉ कर लो। अब इसके बाजू में आएगा छोटा वाला सर्कल,
और दोनों टच होने चाहिए एक ही पॉइंट पर आकर। ये ड्रॉ कर लिया है क्या? इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, ए ओ को एक्सटेंड कर दो कहीं तक भी विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल लो और ए ओ को एक्सटेंड कर दो। दूसरा जो सर्कल है वो कितने सेंटीमीटर का है? तो आप 2.8 ले लो राउंडर पे, राउंडर पे आप 2.8 लो। ये ओ जो है कॉमन पॉइंट रहेगा दोनों में, दोनों सर्कल में, तो ओ पर रखो। दूसरा सर्कल ड्रॉ करने के लिए एक आर्क ड्रॉ करो जो कि रहेगा 2.8 सेंटीमीटर का। इसको नेम दे दो बी। राउंडर पे डिस्टेंस लो 2.8, ओ पर रखकर एक आर्क। अब जो 2.8 लिया है उस राउंडर का निप रखो बी पर और एक सर्कल ड्रॉ कर दो, एक सर्कल ड्रॉ कर दो बी से, एक सर्कल ड्रॉ कर लो बी से 2.8 का। तो आपके दोनों सर्कल आ जाएंगे टचिंग एट ओ एक्सटर्नली। क्लियर है क्या? सबसे पहले क्या किया, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया, उस रेडियस को बाहर तक एक्सटेंड किया, ओ पर रखकर 2.8 का एक आर्क ड्रॉ किया, फिर उस आर्क पर रखकर एक सर्कल ड्रॉ किया 2.8 का। दोनों सर्कल आ गए एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। फिर से सेम प्रोसेस इंटरनली के लिए, एक राउंडर पे 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस और एक सर्कल 4 सेंटीमीटर का, नेम दे दो फिर से ए ओ। अब ये इंटरनली है तो यहां लाइन बाहर एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। 2.8 राउंडर पे लो, ओ पर रखो और एक अंदर आर्क ड्रॉ कर दो 2.8 का, इसको नेम दे दो बी। और ये बी पर आर्क रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ये आर्क जो हमने बाहर ड्रॉ किया था ओ से, वैसे ही ओ से एक आर्क अंदर ड्रॉ करना है और उस पर रखकर एक 2.8 का सर्कल ड्रॉ करना है। आ जाएगा इंटरनली टचिंग सर्कल्स। चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस है 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। हमें यह बोला है कि ये दो सर्कल आके आर पे मिल रहे हैं, इसका सेंटर पी है, उसका सेंटर क्यू है। आर में से एक लाइन पास हो रही है जो इस सर्कल को ए पे टच हो रही है और इस पे बी पे टच हो रही है। तो हमें कुछ चीजें प्रूव करनी है। सो गिवन हमने लिखा है सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर, लाइन पासिंग थ्रू आर इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, मतलब इधर ए पे होता है उधर बी पर। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू बी क्यू, इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभी। ये लाइन एपी है, ये लाइन बी क्यू है, ये दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल प्रूव करने के 3 मेथड्स है अपने पास, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो करस्पॉन्डिंग तो होगा नहीं यहाँ पे, इंटीरियर तो होगा नहीं, इन दोनों को ये लाइन टच कर रही है। ये और ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो लाइंस पैरेलल है। क्लियर है क्या? सो अभी वो कॉन्ग्रुएंट है नहीं, उसको प्रूव करना है। सो इन सर्कल ये एंगल इस सर्कल में आ रहा है, वो एंगल इस सर्कल में आ रहा है, तो दोनों को लेना पड़ेगा। इन सर्कल विद सेंटर पी, सेगमेंट पी ए इज इक्वल्स टू सेगमेंट पी आर। रीजन है रेडी ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है इसलिए इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल APR इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल का एक थ्योरम है, बाय आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम। ये थ्योरम हमें बताता है कि दो साइड जो इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो ये एंगल ए है और वो एंगल आर है। ए का अगर पूरा नाम लिखेंगे तो PAR लिख सकते हैं। सो एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, को पूरा लिखेंगे तो PRA। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। सिमिलरली इन सर्कल विथ सेंटर Q से कौन सा इक्वल है? सेगमेंट QR is equals to segment QB. Therefore, triangle RQB is an isosceles triangle. अब ये फिर से बाय आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दिया। तो इसके हिसाब से
ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके हिसाब से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इस एंगल को कैसे पढ़ेंगे? क्यू आर बी। और इस एंगल को कैसे पढ़ेंगे? क्यू बी आर। तो हम बोलेंगे एंगल क्यू बी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी। ये समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है सभी को यहां तक? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ये दोनों कौन से एंगल है? अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। इस एंगल को हम कैसे पढ़ रहे हैं? सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, पी। सो एंगल पी आर ए is congruent to angle QRB। क्यों congruent हो गई है? By vertically opposite angle। PRA is congruent to, इसका राइट हैंड साइड देखो क्या है? PRA। इसका राइट हैंड साइड देखो क्या है? और ये दोनों तो congruent है। तो अगर इसके राइट हैंड साइड congruent हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे हो जाएंगे? congruent। तो PRA एंगल PAR is congruent to angle QBR। ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, मतलब चारों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों, इसको भी लिख दो, एंगल PRA is congruent to एंगल QRB। मतलब सारे ही एक दूसरे को कैसे है? इसको दे दो इक्वेशन ए, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये, यहां बता दिया हमने इक्वेशन 1 में, तो ये और ये कौन से एंगल्स हुए? अल्टरनेट। सो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या हो जाएगा? लाइन या सेगमेंट? हाँ, AP विल बी पैरेलल टू सेगमेंट BQ। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? सेकेंड वन क्या बोला है हमें? कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, प्रूव करो। कौन सा? APR और RQB। सो इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, ये जो पोजीशन दिया है वो वैसे ही होनी चाहिए। ये A किसको कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? R को। तो ये A को कैसे पढ़ रहे हैं हम? PAR। और इधर के R को कैसे पढ़ रहे हैं? QRB। ये दोनों कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। कहां से पता चल रहा है? सो एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB। और P और Q का हमें पता नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो लास्ट वाला पेयर देख लेते हैं, इधर का R और इधर का B। ये R को कैसे पढ़ेंगे? एंगल PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B को कैसे पढ़ेंगे? QBR। PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू QBR फ्रॉम इक्वेशन A। ये दोनों भी आ गए फ्रॉम इक्वेशन A। देयरफॉर triangle APR is similar to triangle RQB by a test of similarity। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, सेकंड प्रूफ। थर्ड प्रूफ जाते हैं। थर्ड प्रूफ में क्या बोला है? इफ PAR is equals to then RQB is what? देखो PAR इधर है और RQB यहां पर आ रहा है क्या? देखो, सॉरी, हाँ, BQR बोलो या RQB बोलो, एक ही है। RQB मतलब कौन सा एंगल? Q। तो इसमें तो नहीं आ रहा है, वो इसमें आ रहा है क्या? नहीं। लेकिन हमें इस एंगल की वैल्यू पता है, PAR की कितनी है? 35। ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट हो तो ये भी कितना हो गया? 35। ये इसको कॉन्ग्रुएंट हो तो ये कितना हो गया? और ये इसको कॉन्ग्रुएंट हो तो ये कितना हो गया? 35। हमें दिया है एंगल PAR is equals to 35 डिग्री गिवन। देयरफॉर एंगल, ये सारे ही एंगल PAR is equals to एंगल QBR is equals to एंगल PRA is equals to एंगल QRB कितने के हो जाएंगे? 35 डिग्री फ्रॉम
इक्वेशन ए यहां क्लियर है। अब ये दोनों 35 के, ये एंगल फाइंड आउट करना है अपने को इन ट्राइंगल आर क्यू बी। एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल क्यू बी आर इज ऑल्सो 35 डिग्री। यहां पे प्रूफ कर दिया हमने। इसको दे दो इक्वेशन बी। फ्रॉम इक्वेशन बी ये 35 का है, ये 35 का, तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? हाँ, देयरफॉर एंगल क्या पूछा है? आर क्यू बी कितने का हुआ? 110। कैसे हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलो या रिमेनिंग एंगल बोल दो, चल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? लिख कर ले लो, सेकंड और थर्ड रह गया था शायद। In the given figure, circles with center A and B intersect at E. सेम टाइप का फिगर है जैसे फोर्थ वन में दिया था। वहां पर R पे टच हो रहे थे, यहाँ पे E पे टच हो रहे। A common tangent touches the circle at C and D respectively. ये दोनों में कॉमन है टेंजेंट, जो एक को C पे टच हो रहा है, दूसरे को D पे टच हो रहा है। Find the length of CD. If the radius of the smaller circle is 4 and the radius of bigger circle is 6, then find the length of CD. CD की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। बोलो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 कैसे कर सकते हैं CD की लेंथ फाइंड? हाँ, क्या करना पड़ेगा? जो आपने को समझ में आ रहा है बोलो। CD की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? C, हाँ, यहां से A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे E तक और A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे C तक, तो ये क्या हो जाएंगे? रेडियस। हाँ, और B से D को एक लाइन ज्वाइन कर देंगे और B से E को एक लाइन ज्वाइन कर देंगे। तो वही लिखेंगे, जो इन सर्कल विथ सेंटर A ज्वाइन AC and AE. Therefore, AC is equals to AE is equals to 4 सेंटीमीटर। स्मॉलर सर्कल का रेडियस 4 है, तो इनकी वैल्यू 4 होगी। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इक्वेशन 1, इन सर्कल विथ सेंटर B join BD and BE. Therefore, BD is equals to BE is equals to 6 centimeter. Radius of bigger circle, radius of same circle, equation 2. ठीक है? Both the circles are intersecting at point E. Therefore, points A, E, B are collinear by theorem of touching circles. टचिंग सर्कल से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी के ऊपर वो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, तो कोलिनियर हो गए। तो इसकी लेंथ कितनी है? 4, इसकी भी 4, इसकी है 6 और इसकी भी है 6। इसके हिसाब से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए ई प्लस लेंथ ऑफ ई बी। रीजन रहेगा ई इज इन बिटवीन ए एंड बी। हाँ, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए बी 10 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इतना हो गया। और क्या कर सकते हैं? एंगल सी विल बी 90। कैसे? एंगल डी विल बी 90। कैसे? तो वहां पर लिखो
segment AC is perpendicular to CD and segment BD is also perpendicular to CD by टेंजेंट थ्योरम के रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री बनाएगा। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90। इक्वेशन ए सपोज। हाँ, अब यहां तक सही है। अब क्या करेंगे, अपने को फाइंड आउट करना है CD। यहां तक लिख कर लो और बोलो अब आगे क्या करना है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए से जो परपेंडिकुलर होगी BD को, इसको नेम दे देंगे यम। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये 90, ये 90, ये 90, ये कितना होगा 90। कैसे, रिमेनिंग एंगल। समझ में आ रहा है क्या? तो वही लिखो, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BD, therefore angle M is equals to 90 degree. Equation B, in quadrilateral ACDM, C और D तो पहले से ही 90 है, M भी 90 है। एंगल A is equals to एंगल C is equals to एंगल D is equals to एंगल M is equals to 90 from equation A and B. Therefore एंगल ये वाला A कौन सा CAM will also be 90। रिमेनिंग एंगल इक्वेशन C। तो ये फिगर को देखो, अभी सारे एंगल कैसे हो गए 90 हो गए। कौन सा फिगर हो सकता है, ये सारे एंगल 90 के हैं। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ACDM कैन बी अ स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, हमें पता है कि उसके अपोजिट साइड कैसे होते हैं, इक्वल। तो देयरफॉर CA will be equals to DM, opposite sides of square और रेक्टेंगल, दोनों के अपोजिट साइड इक्वल ही होते। तो अगर CA की वैल्यू 4 है तो DM की कितनी हो गई, therefore CA is equals to DM is equals to 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये 4 है, ठीक है। अपने को तो फाइंड CD करना है। अच्छा, CD कब फाइंड हो सकता है, अब CD कब फाइंड हो सकता है, बराबर है बोलो, जब AM आ जाए। AM एक 90 डिग्री है, इधर 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा। ये AM भी कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें ये साइड पता है अपने को, हाइपोटेन्यूस कितना है 10, यहां निकाला था अपन ने इक्वेशन 3 में। ये अगर वैल्यू पता चल जाए तो पाइथागोरस से AM आ सकता है। तो ये वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कैसे, पूरे लेंथ में से 4 माइनस कर दो, यानी लेंथ ऑफ DB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ DM प्लस लेंथ ऑफ MB। DB की वैल्यू अपने को पता है यहां पर 6 सेंटीमीटर, DM की वैल्यू यहां पता चल रही है 4 सेंटीमीटर प्लस लेंथ ऑफ MB। इसको इक्वेशन D दे दो और यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड D 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ MB, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ MB। इक्वेशन E, ये है 2, ये है पूरा 10, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालते ही ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? ये यहां पर एक मिनट के लिए CM इज इक्वल टू DM, ये जहां लिखा है उसके साथ ये भी लिख दो, CD इज इक्वल टू AM। इन ट्रायंगल AMB एंगल M इज इक्वल टू 90
बाय पाइथागोरस थ्योरम। बोलो हाइपोटेनस कौन सा है? ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम होल स्क्वायर प्लस एम बी होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है अपने पास 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम की वैल्यू नहीं है तो ए एम होल स्क्वायर प्लस एम बी की वैल्यू है अपने पास कितनी है? 2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड ई। चलो 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ए एम होल स्क्वायर 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, उसको इधर लाओ। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर इधर आते ही स्क्वायर रूट कोई फैक्टर्स? हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आके सेंटीमीटर। हाँ हाँ राइट है। 16 6 जा 16 बाहर आकर 4 रूट 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए एम। अगर ए एम की वैल्यू 4 रूट 6 है तो सी डी की कितनी है? देयरफॉर सी डी इज ऑल्सो 4 रूट 6। यही वैल्यू है, ये आंसर है।